अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज हमारे साथ होंगे शाहीन सहबाई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। और आप उनका प्रोग्राम देखते रहते हैं। आज इसलिए मैं इम्पोर्टेंट कह रहा हूं कि कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिनके ऊपर शाहीन सहबाई साहब का तबसरा जो था वो बड़ा ओवरड्यू था। तो आज फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की दोबारा कि आज हमने खास तौर पे ये जो एक पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि एक, मैं तो कहूँगा तमाशा सा लगा हुआ है। एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया है। सफदर अवान का जो मामला था उसको लेके सारी अपोजिशन जो है उसको लगता है उनके पास कोई इशू ही नहीं है। और अब तो कई चीजें ऐसी आ रही हैं कि जैसे ये प्री प्लान था और ये डिजाइन किया गया इस तरह। तो इनका जरा तजिया करेंगे। साथ साथ आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हमारे दोस्त साबिर शाकिर साहब को और चौधरी गुलाम हुसैन साहब को इंटरव्यू दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। उसका भी जरा तजिया करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम जी। शाहीन साहब जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं इकबाल साहब? ठीक है। अल्लाह का शुक्र जी। शाहीन भाई बहुत अल्लाह का करम। लेकिन ये जो पाकिस्तान में एक माहौल बना हुआ है और खास तौर पे ये सफदर अवान को लेके इतना ज्यादा एक हला बलू और एक पता नहीं अजीब सी सिचुएशन जो है, और उसके बाद फिर उसमें मुख्तलिफ टर्न्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि ये तो लगता है कि प्री प्लान था। तो आप वॉशिंगटन में बैठ के इसको कैसे देखें, क्योंकि आप तो आपके तो सारे लोगों के अंदर सोर्सेज बैठे हुए हैं पार्टीज के अंदर, आपको तो इनसाइड रिपोर्ट्स होंगी, क्या हो रहा है वहां? देखिए, काफी लोगों से बात भी हुई मेरी, और जो इस सब्जेक्ट पे, जैसा कि आपने कहा, तमाशा है, बिल्कुल एक तमाशा लग रहा है, एक सर्कस लग रहा है, एक नॉन इश्यू लग रहा है जिसको कि इतना बड़ा इश्यू बना दिया कि जैसे सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमें हटा दिया जाएगा, गवर्नर राज लग जाएगा, आर्मी चीफ बीच में आ गए, लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब गायब हो गए और बोल नहीं रहे। और मतलब है कि बहुत कुछ उसको यानी ओवर हाइप जिसे कहते हैं वो किया गया है। और ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जी और कोई इश्यू अगर नहीं है तो इस किस्म के फिर इश्यूज को वो प्ले अप किया जाता है। बहुत सारी जो बातें हो रही है इसके बारे में, वो अब आस्ता आस्ता पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है तो अंदर की कहानी कुछ और होती है और अपरेंटली नजर कुछ और आती है। तो अब जो इसकी वीडियोज आ रही हैं, जो फुटेज आ रही है, उसमें जो लोग नजर आ रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं, उससे नजर आ रहा है कि ये कोई इतना मतलब है कि सिंपल मैटर नहीं था ये कि जी ये बस हाँ। पुलिस चली गई और जाके वो दरवाजा तोड़ दिया जैसा कि बयान दिया गया उन्होंने। अब कई लोगों ने तो वीडियो दिखाई है, अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले सकता हूँ जिन जिन जी जी, प्लीज गो अहेड। मैंने देखा अभी कल मुबशिर लुकमान साहब ने 2-3 अपने वीलॉग जो है उसमें वीडियोस दिखाई, जी। फुटेज दिखाई कि जी जो मरियम नवाज का अपना पर्सनल गार्ड है या बॉडी गार्ड है या जो भी, जो उनके हमेशा पीछे खड़ा रहता है, वो फोन लेके आ रहा है, जा रहा है कॉरिडोर में, और पुलिस को लेके जा रहा है और पुलिस को इधर से ला रहा है, और सारा कुछ वो एक तरह से फोन पे मैनेज कर रहा है और बात कर रहा है, और फिर उनको नीचे लेके आ रहा है, और फिर सफदर अवान साहब को इस तरह एक वीआईपी तरीके से लेके आया गया जैसे कि वो मुजरिम तो कोई नहीं है, कोई एफआईआर उनके खिलाफ नहीं कटी, वो जैसे कोई उनको हाँ। दावत में ले जा रहा है कोई, और उनको बिठाया गया आगे सीट पे और हाँ। उन्होंने फिर कहा कि जी वायरल कर दो। ये भी उनकी वीडियो में ये नजर आया कि जी ये इसको वायरल कर दो। यानी एक तरीके से वो पूरा मैनेज कर रहे थे कि जी ये सारा का सारा हम कर रहे हैं और इसको हमने क्या हाँ। करना है। और फिर उन्होंने ये भी और एक बात, कैसे यूज करना है इसको? जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, कि उन्होंने कहा कि जी उनका जो मीडिया सेल जो है, जो मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया का जो जो लोग हैं, उन उनको रेडी किया गया था, और वो सारा कुछ ये पहले से रेडी थे और वो ये सब कुछ कर रहे थे, और उसकी उन्होंने एविडेंस भी दिखाई और बातें की। तो ये एक तो मतलब है कि ये जो कुछ हुआ, उसमें और बातें हुई कि जी वो मसलन ये कि चादर और चार दीवारी की जो बात हुई, हाँ। हाँ। उन्होंने कहा इसका तो कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग कमरों में बुक थे और वहां सो रहे थे। अच्छा। और यानी ये भी एक वर्जन आया है। जो तोड़ा गया, जो दरवाजा तोड़ा गया, वो अंदर से एक जो हुक होता है लॉक करने के लिए, वो लॉक एक हमने देखा है गिरा हुआ,
उसके अलावा कोई तोड़ता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि पुलिस जाती हुई नजर आती है, लेकिन कोई ये एक्शन नहीं कर रहा था कि वो दरवाजा तोड़ रहे हैं या कुछ चीज मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस है। खैर वो अलग एक माइनर डिटेल्स कह लें आप उसको, ठीक। मगर पॉलिटिकली इसको इतना ओवर हाइप करके बना दिया गया कि जी बिलावल साहब जो है वो आर्मी चीफ को फोन कर रहे हैं कि जी आप इंटरवीन करें। आईजी साहब जो है वो जिसे कहते हैं ना गोंगलू बने हुए बैठे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही और कहते हैं मुझे किडनैप कर लिया। आईजी को अगर किसी ने किडनैप कर लिया और वो बात नहीं कर सकता तो वो आईजी क्या, वो किसी की प्रोटेक्शन करेगा और क्या करेगा? वो पूरे सूबे को वो चला रहा है। किस किस्म का आईजी है ये? और वो कहते हैं हमारी गैरत जाग गई है। गैरत भी मेरा ख्याल है कि बड़ी देखभाल की जाती है। अगवा भी हो गए और सब कुछ कर लिया और सब कुछ काम शाम जब खत्म हो गया उसके बाद उनके गैरत जाग गई और फिर उन्होंने वो इस्तीफा तो नहीं दिया, छुट्टी ली वो भी। और छुट्टी भी ऐसी ली कि एक अपनी छुट्टी लिखी और उसकी 50 कॉपियां करके हर अफसर को भेज दी कि तुम भी छुट्टी ले लो। मतलब पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड सारा लग रहा है। और उसको फिर यूज किया गया कि जी ये तो सूबे में और वफाक में और आर्मी में और रेंजर्स में मतलब एक कन्फ्रंटेशन हो गई, लड़ाई हो गई। और उसके बाद जो उसको इंडिया में प्ले अप किया गया, जो हमारे जो मीडिया जो है, यानी मैं 2 दिन पहले जो उस दिन चल रहा था, रात को बैठा था एक इंडियन टीवी देख रहा था, CNN इंडिया का। जी। तो देखते देखते अचानक वो उन्होंने हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज दी कि जी क्लैशेस ब्रेक आउट between Pakistan Army and Sindh Police in Karachi. अच्छा, मैं थोड़ी देर देखता रहा, मैंने कहा गलती हो रही है, क्या हो रहा है? जब वो चलता रहा वो फिर बाद में वो बड़ा सारा हेडलाइन लगी रही उस पर, तो मैंने फिर उसकी फोटो ली एक और वो उसमें लेके मैंने उसको ट्वीट कर दिया। उसके बाद तो फिर लोगों ने उसको देखना शुरू किया और गालियां देना शुरू की कि ये क्या और CNN सबसे ज्यादा उसको मिसयूज किया जा रहा है। मैंने कहा इंडिया वाले करते ना, हमें कोई इससे गलत नहीं। वो क्या है पाकिस्तान में उलट गए, तूफान आ गया या सब मर गए या जिंदा हो गए, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CNN का नाम लेके अगर आप ऐसी खबर दे, ऐसी बात करें, और वो अच्छा फिर जब मैंने चेक किया तो पता ये चला जी कि मुझे एक दोस्त ने बताया कि जी वो जो CNN का चैनल जो है इंडिया का, उसकी अरेंजमेंट ये है कि CNN जो है वो इंटरनेशनल खबरें CNN देगा उस चैनल को, और डोमेस्टिक खबरें वो अपने न्यूज 18, उनका नाम है CNN न्यूज 18। और पहले CNN IBN था, कुछ ऐसा नाम था। जी IBN होता था पहले। हाँ, वो उसका नाम बदल के उन्होंने CNN न्यूज 18 कर दिया है। अच्छा। तो लोकल खबरें वो अपनी खुद देंगे और इंटरनेशनल खबरें जो है वो CNN देगा। और उनके कुछ 10-12 चैनल है मुख्तलिफ लैंग्वेज में, मलयालम में, तो हिंदी में, तो मराठी में, तो बहुत सारे जो तरीके इनकी वो हर जगह वो फिर चलता है। तो मैंने कहा अगर यही सच्ची बात यह है कि CNN ने अगर ये खबर दी है इंटरनेशनल, पाकिस्तान तो इंटरनेशनल खबर में आता है, और अगर वो ये खबर दे रहे हैं कि जी कराची में सिविल वॉर हो रही है और फौज और पुलिस लड़ रही है और हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है और पता नहीं क्या हो रहा है और सड़कों पे लाशें पड़ी हैं, तो ये तो CNN को नोटिस लेना चाहिए कि भाई ये आपका नाम लेकर ये किस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं और ये क्या नॉनसेंस है। एक तरह से बिल्कुल नॉनसेंस थी। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि CNN तो जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस उनके हैं उनके ऊपर तो इस तरह की हरकत तो वो नहीं करते कभी भी, वो कभी कर नहीं सकते। और वो कभी उनका जो इंटरनेशनल CNN है वो बाकायदा 10 दफा चेक करके खबर देते हैं, मगर इंडिया में वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल खबरें हम CNN से लेते हैं। क्या CNN ने उनको ये खबर दी है कि जी कराची में लड़ाई हो रही है, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं यकीन आता। लेकिन वो इंडिया वाले जो मर्जी है कर ले, उनका तो अपना खैर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने करना ही है। मगर बात कमिंग बैक टू कराची, जो ये इशू बना और ये सारा कुछ हुआ, उसमें यानी 2-3 चीजें नजर आई कि जी फेडरल गवर्नमेंट कुछ अजीब गरीब एक कंफ्यूजन में थी, एक तरह से कंफ्यूजन में थी कि वो क्या करें, क्योंकि डायरेक्टली सिंध का ये मसला हुआ, फिर डायरेक्टली रेंजर्स को और आर्मी को इन्वॉल्व कर लिया गया, और फिर आर्मी चीफ ने फौरन ही अनाउंस भी कर दिया बिलावल साहब से बात करके। तो फेडरल गवर्नमेंट का रिस्पांस कुछ थोड़ा देर में भी आया। मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि एकदम उन्होंने
फौरी तौर पे कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दिया जिससे कि मजीद कैलकुलेटेड रिस्पांस था, कैलकुलेटेड रिस्पांस आया। और बाद में आज भी मेरा ख्याल है कोई इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू था उसमें ये बात उनसे भी पूछी गई थी, तो उसमें भी बात कर लेंगे। लेकिन ये कि ये अच्छा हुआ कि उन्होंने एकदम कोई रिस्पांस ऐसा नहीं दिया जिससे मजीद हालात और खराब होते। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा अच्छा शहन भाई, ये जो इसमें मामला हुआ और जिस तरह के हम कुछ जो शवाहिद हैं और क्राइम नजर आ रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि अगर ये प्री प्लान था, तो प्री प्लान अगर होगा तो फिर तो उसमें इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड होगी उस प्लान में, पीएमएलएन भी होगी, तो इन्होंने सोच समझ के किया होगा। तो ये कैसी गेम खेल रहे थे जरदारी साहब कि एक तरफ से वो कोशिश कर रहे थे कि एक थॉइंग ऑफ रिलेशंस हो जाए एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और दूसरी तरफ से वो साथ साथ ये भी गेमें खेल रहे थे। तो हाउ डू यू रीड इट? देखिए, ये उनकी तरफ से तो कोशिश हुई है, और जो एटीट्यूड चीफ मिनिस्टर साहब का था कि जो बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सवाल के जवाब नहीं दिए, उठ के चले गए और डिटेल नहीं बताई। आईजी साहब से किसी ने नहीं पूछा। भाई पहला काम तो आईजी का था कि अगर ये एक लॉ की वायलेशन हुई है, एक पब्लिक वायलेशन हुई है मज़ार कायद पे, और जिसका सबने देखा, सबने सुना, वो खुद उनको ऑन हिज ओन एफआईआर करके, और उनको, और कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, वो जाके उनको कहते कि जी आपके खिलाफ एफआईआर है, आपको हमने अरेस्ट करना है, 1 घंटे में आपको बेल मिल जाएगी, आप क्या है, बाद में केस चलेगा जो भी चलेगा। मगर इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके इतना बढ़ा देना कि जी पूरी की पूरी पुलिस जो है उन्होंने उसने बगावत कर दी और कोई वहां देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, ये एक प्री प्लान लगता है। और ये सारा केस जिस तरीके से किया गया, जो आप फुटेज वगैरह जो आप आ रही है, और ये मेरा ख्याल है जो आर्मी चीफ ने जो कमांडर को, अपने कोर कमांडर को जो कहा है, उसमें ये सारी चीजें मेरा ख्याल है बड़े क्लियरली और साफ तरीके से आएंगी। और लेकिन मुझे बताएं शाहीन भाई कि क्या कभी आपने सुना है कि पुलिस फोर्स इस तरह की हरकत करे जो कि म्यूटनी कहा जा सकता है, जिसको बगावत कहा जा सकता है? इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती है। तो ये क्या इस तरह गेट अवे कर देंगे? इसके मतलब दे विल नॉट हैव टू पे एनीथिंग व्हाटएवर दे डिड। देखिए, इसमें एक दो मिसालें हैं। बहुत अरसे जुल्फकार भुट्टो के जब शुरू में जब वो आए थे, और मेरा ख्याल है पंजाब की पुलिस ने खर गवर्नर थे, उन्होंने कोई खर के दौरान हुआ था, तो उन्होंने, लेकिन खर ने जिसने डील किया था वो भी तो देखे ना। क्या बिल्कुल तरीका वही है कि ये आप एक गवर्नमेंट का सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, फौज कहेगी जी मैं आज मैं 1 दिन की हड़ताल पे हूँ, तो ये टॉलरेट कोई नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो ये अगर किया गया, वो छुट्टी पे जा रहे हैं, मतलब है या तो इतनी आपके गैरत अगर जागी है, तो मतलब है कि थोड़ी सी कम ही जागी है, क्योंकि आप सिर्फ छुट्टी पे गए, आप इस्तीफा नहीं दिया आपने। ये नहीं, अजीबोगरीब। और गैरत के जागने का तकाजा ये भी था कि जब आपको, जिस तरह आप कह रहे हैं मुबैना तौर पर कि जी सेक्टर कमांडर ने बुला लिया और कहा कि एफआईआर दो और गन पॉइंट पे कहा, तो फिर आप कहते हैं जी ठीक है आप मुझे गोली मार दें, मेरी गैरत जागी है, मैंने आपकी बात नहीं माननी जो इलीगल है। आप उसको लीगल भी कह रही हैं और आप मान भी रही हैं। वो इतनी ज्यादा गैरत शायद वो अवेलेबल भी नहीं है वहां के, वो नौकरी छोड़ दे और गोली जान देने को तैयार हो जाए। वो तो इतनी हद तक काफी है कि मुझे एक 10-15 दिन की छुट्टी दे दें और बस इतना ही काफी है, इसमें मेरी गैरत को आराम आ जाएगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो अभी फिर क्या इसके बाद अब आर्मी चीफ साहब को क्या करना चाहिए? क्या उनको फोन करना मुनासिब था? उसके बाद एक थोड़ा सा कूल डाउन तो हुआ है मामला, लेकिन जाहिर है कि पीएमएलएन जो है वो उसको थमने नहीं दे रही है। नहीं, उन्होंने तो, अगर ये जैसे ये साबित होगा इंक्वायरी से, और ये सब जितनी ये वीडियोस अब आई हैं, फुटेजेस आई हैं, जो लोगों ने एविडेंस दी है, बाकायदा पब्लिक दी है, अगर कोई वीलॉग कर रहा है और कोई टीवी पे दे रहा है और कोई अपने प्रोग्राम में बता रहा है, तो ये सारी पब्लिक एविडेंस है। मतलब इसको कंसिडर करना चाहिए पूरी, वो जो कमेटी कोर कमांडर साहब ने, जो भी लोग हैं उनके कर रहे हैं, और इस सब को देख के फिर एक जेन्युइन और बड़ी न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट देनी चाहिए कि जी किसने क्या किया, कैसे किया, किसका क्या रोल था, और किसका कितना कसूर है, किसने प्लान किया, ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। और आर्मी चीफ जब आए तो मेरा ख्याल है ये क्लियर होगा, क्योंकि ये
इतनी बड़ी उन्होंने बात अगर बना दी है, पॉलिटिकल इशू बना दिया है, तो फिर इसको उसी तरीके से हैंडल भी करना चाहिए। जैसे आपने पहले कहा कि खर साहब ने जिस तरह हैंडल किया था, उन्होंने कहा था कि इधर आओ, लाइन में खड़े हो सारे, अगर जो जो बगावत करता है आई तो थिंक दे हैव टू पे द प्राइस। ये जो इन्होंने दे हैव टू, एक्शन बिल्कुल लिया ये रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि आर्मी चीफ इन्वॉल्व है। और एक और बात इसमें जो जो सोचने की है, 2-3 दिन से जब ये अपनी इनकी मूवमेंट शुरू हुई है अपोजिशन वालों की, तो हर तकरीर में, हर अपने जलसे में आर्मी को अटैक कर रहे हैं, आर्मी को वो एक तरह से गालियां दे रहे हैं कि जी आप लेके आए, आप सेलेक्टर हैं, आप ये हैं। और जैसा कि पहली तकरीर में नवाज शरीफ साहब ने तो राइट खुल के किया, मगर फिर जब ये वाकया होता है तो पहला फोन आर्मी चीफ को जाता है कि जी आप इसको हैंडल करें। ये कितनी बड़ा तजाद है। नहीं, क्या मतलब है भाई? आप उनको एक तरफ से कहते हैं कि जी आप गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं और आप उनको लेके आए, और आप उनसे कह रहे हैं कि जी आप हैंडल करें। आप वो हैंडल करेंगे अगर उन्होंने मतलब उनके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, आर्मी के लिए भी, ठीक बात। कि अगर उन्होंने एक जेन्युइन रिपोर्ट दे दी, जो कि बिल्कुल सच को सच कहे और कोई चीज ना छुपाए, और वो अगर गवर्नमेंट की फेवर में और इनके खिलाफ जाती है, तो ये कहेंगे देखें जी ये तो उनके साथ मिले हुए थे। ओ भाई, आपने इनको कॉल क्यों किया था अगर मिले हुए थे? क्यों किया था, ठीक बात। और मतलब है कि ये खुद उन्होंने अपने अपने जो उनका नैरेटिव था उसके खिलाफ ये बात की कि जी हम आर्मी को अगर इन्वॉल्व नहीं करना चाहते सिविल मैटर्स में, तो फिर आप आर्मी को कॉल क्यों करते हैं? और करते हैं तो फिर आप उनके बात एक्सेप्ट करें, जो भी है वो रिपोर्ट दे, आप उसको माने फिर। अच्छा, अब ये जो जलसों का सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये क्वेटा का भी है, और क्वेटा में नेक्टा ने बाकायदा वार्निंग दे दी है। और मेरा ख्याल है कि ये वार्निंग वो सिर्फ पॉलिटिकल उसके बेसिस पे नहीं है, ये वाकयातन, क्योंकि जो फिजा बन रही भी है, उसे लग रहा है कि जो ये इस तरह के एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, वो इस वक्त एक्टिव हुए भी होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ये इनको एडहियर करना चाहिए, थोड़ा सा सुनना चाहिए इस बात को, कि ये जो इतनी बड़ी वार्निंग दी गई है, इसमें शायद कोई सब्सटेंस हो? देखिए, बात तो क्लियर है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा साफ साफ इनसे कहा है कि जी ये आपको जलसा इस वक्त नहीं करना चाहिए, सिक्योरिटी सिचुएशन जो है ये अलाउ नहीं करती, क्योंकि थ्रेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, बाकायदा ऑफिशियल अलर्ट्स इश्यू हुए हैं, और यहाँ तक कहा गया है कि किसी मीटिंग में या जलसे में किसी बड़े लीडर को टारगेट भी किया जा सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जब सिचुएशन है, और हमारा जो पास्ट है जो कि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से लोगों जी पे जी अटैक हुए। आपको याद होगा जी। जिस दिन बेनजीर के ऊपर अटैक हुआ था, उससे 2-4 घंटे पहले नवाज शरीफ के उस पर अटैक हो हुआ था, चुका था, हाँ बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल उसी हुआ था, दिन। बिल्कुल हुआ वो था। बच गए थे, और बेनजीर का फिर बाद में ही हुआ। तो ये वार्निंग जो है ये कोई सीरियसली लेने की बात है। हाँ मगर अगर वो जलसा फिर भी होता है, हाँ जी। तो फिर इंतहाई प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके जलसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें किसी ने जरा सी भी गड़बड़ करने की कोशिश की या करने में कामयाब हुआ, तो फिर गवर्नमेंट पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे और उन पे ज्यादा ब्लेम आएगा कि जी आपको अगर सिचुएशन का पता था तो आपने क्यों अलाउ किया इनको, क्यों अलाउ किया? और अगर अलाउ किया तो आपने प्रॉपरली इसको फिर कंट्रोल क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि ये दुश्मनों के लिए ये सबसे इजी टारगेट होगा, कि गवर्नमेंट को डिफेंसिव पे लेके आना और अटैक करना, ये सबसे बड़ा उनका इजी टारगेट होगा, अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने इस तरह की कोई चीज की तो। अब देखें ना, दोनों तरफ से गवर्नमेंट पे और सिक्योरिटी जो एजेंसी है उन पे एक प्रेशर है। एक तो ये कि आप अगर उनको ना करने दें तो फिर वो हाँ, पॉलिटिकल उसको इश्यू बनाते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। हमें रोका जा रहा है और नहीं करने दिया जा रहा, सिक्योरिटी का बहाना बना के। हालांकि सिक्योरिटी का बहाना नहीं है, ये आजकल सिक्योरिटी थ्रेट है, और कई हमले खासकर हो चुके बलूचिस्तान हैं। में और सिक्योरिटी में हाँ कितने बीस हाँ। बीस 20 फौजी भाई हमारे जो एक दिन में। एक हाँ, दिन में। एक दिन। हाँ ये कुछ नॉन सीरियस बात नहीं है, कि पॉलिटिकल इशू नहीं है कि जो आपको रोकने के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट की गई। तो अगर उनको रोका जाए इस बेसिस पे, तो कहेंगे कि हमें पॉलिटिकली आप दबा रहे हैं और हमारी आवाज दबा रहे हैं। और अगर ना रोका जाए और कुछ हो जाए, तो कहेंगे आपकी सिक्योरिटी फेल हो गई हाँ। और आप कुछ। पीपल्स पार्टी की गेम क्या है? उधर से देखिए कि इन्होंने ये जिस तरह नजर आ रहा है कि प्री प्लान था, उधर से बिलावल साहब जो हैं वो गिलगित चले गए हैं, और क्वेटा का जलसा वो मिस करेंगे, जाहिर है कि वो उधर से तो नहीं आएंगे। अब ये क्या गेम हो रही है कि बिलावल साहब डिस्टेंस अवे कर रहे हैं, या
कुछ और चक्कर चल रहा है? नहीं, देखिए, बहुत पहला जलसा जो हुआ था ना गुजरावाला का, हाँ जी। उसके बाद इनका जितना भी इत्तेहाद था या जितना भी इनकी यूनिटी थी या जो भी एक कॉमन, उसमें मतलब है दरारें ही पड़ती गई हैं, और वो आस्ता आस्ता करके ब्रेक ही होता जा रहा है। क्योंकि जैसे तकरीर हुई है नवाज शरीफ साहब के पहले जलसे में, हाँ जी। तो दूसरे दिन ही मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी ने और बिलावल ने बयान दे दिया था कि इस तरह की तकरीरें नहीं होनी चाहिए और ये हम कराची में नहीं अलाउ करेंगे। और वही ठीक। हुआ कि फिर नहीं अलाउ के फिर बल्कि यहाँ तक खबर आई कि नवाज शरीफ साहब को कोई टेलीफोन गया, एक ब्रिगेडियर टेलीफोन साहब का। ब्रिगेडियर साहब का, हम्म। और फिर वो उनके गले में दर्द हो गया और जो भी हुआ। तो मतलब एक तो ये उनका जो जो उन्होंने जहां से शुरू किया था, इतनी बड़ी तकरीर करके और इतना बड़ा हाँ। उन्होंने एक स्टैंड लेके, उससे फिर आगे जा रहे हैं, तो विड्रॉ कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, उससे आगे आगे नहीं जा रहे। हम्म। जिस तरह गुजरावाला के जलसे में लोग आए थे, वो तो पंजाब का क्राउड था, ज्यादातर पीएमएलएन का क्राउड था, और थोड़े बहुत इधर उधर से आए हुए होंगे, लेकिन हाँ। ज्यादा क्राउड उनका था। कराची में ज्यादा क्राउड था पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी अकेली इसी जगह पे इससे बहुत बड़े बड़े जलसे कर चुकी है इन्हीं मौकों पे। सही बात है। मगर ये 11 पार्टियों का जो जलसा था, ये उन पुराने जलसों से छोटा था। हाँ। तो वो कोई एकदम जो पॉपुलर बूस्ट जिसे कहते हैं ना, पॉपुलर लोगों का एक मोमेंटम बनना और आम वही लोग बात। आ रहे हैं और हजारों लाखों आ रहे हैं, वो कहीं नजर नहीं आया, और वो फायदा इनको नहीं हुआ। और जो तीसरा जो अब जलसा जा रहा है आ रहा है, उसमें अब यानी बिलावल साहब अलग हो गए, हम्म। मरियम साहब पता नहीं जाती है कि नहीं जाती, नवाज शरीफ का तो बिल्कुल ही कोई यानी चांस नहीं है कि हाँ, वो नवाज शरीफ तकरीर वहां से करें। उसको एड्रेस करें। बाकी जो लोकल लोडर लीडर्स हैं अपने, अचकजई साहब हैं या दूसरे हैं, हम्म। वो अपनी जो भी तकरीर करते हैं कर लें, लेकिन अगर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वहां ऐसा हुआ कि उनको तकरीर करने का मौका दिया गया, ये अभी भी नहीं पता कि ये क्या, अगर क्या कोई कल मामला है? खुदा ना खास्ता कोई कल वाकया हो जाए या कुछ हो जाए हाँ। कोयटा में, तो फिर तो मेरा ख्याल है ऐसा जलसा करने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। नहीं जा अच्छा। अच्छा, एक तो ये है कि जलसा ये मुझे लगता है कि बड़ा कर लेंगे, ये भी बड़ा कर लेंगे और पिशावर वाला भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनके वहाँ पे मदरसे वगैरह भी हैं, वो भी मामलात हैं इनके, लॉजिस्टिक्स का भी कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होगा। पिशावर में भी इसी तरह के मामलात होंगे, तो मेरा ख्याल है कि जलसे तो ये बड़े कर लेंगे। देखिए, जलसे हमारे यहाँ जलसे को कैलकुलेशन जो होती है ना, मुझे हमेशा ये बड़ा इस पे हम्म। उलझन होती है कि जी हमारे यहाँ 15-20 हजार लोग जमा हो जाएं, हाँ, तो तो उसको हम कहते हैं बड़ा कि जी जलसा लाखों लोग आ गए। कर ठीक है। यानी लाख लोगों को आपने कभी देखा है? एक क्राउड में तो आपको नजर आएगा लाख लोग कितने होते हैं। यहाँ पे जब अमेरिका में जब प्रेसिडेंट का वो इनॉग्रेशन होता है 20 हाँ। जनवरी को, तो वहां पे 2 मिलियन लोग आते हैं, लेकिन 2 मिलियन लोग वो ऐसे होते हैं कि जब हेलीकॉप्टर वो ऊपर से चलता है तो वो 5 मिनट चले जाता है और वो खत्म नहीं होता क्राउड। हाँ, ठीक बात। समझे ना? तो वो क्राउड की जो कैलकुलेशन हमारे यहाँ है, वो बहुत ही कोई ओवर रेटेड किस्म की है, या बहुत ही बोगस कैलकुलेशन है कि अब पूरा जलसा जो था, पूरा स्टेडियम जो था गुजरांवाला का, उसकी टोटल कैपेसिटी 20-25 हजार थी, हाँ। और आधा उन्होंने ऑलरेडी वो स्टेज बना के और वो करके और उसको कवर किया हुआ था सिक्योरिटी की वजह से। तो आधे स्टेडियम में वो बीच में ये थे और आधे पे लोग थे, तो बीच में ग्राउंड पे थे, आधे आधे ग्राउंड पे। तो ठीक बात। उसको अगर आप पूरा भर भी लें तो 20-25 हजार लोग होते हैं। 20-25 हजार लोग कोई बड़ा इशू यानी क्राउड नहीं होता। ठीक। बाहर भी आप लगा लेंगे जी आज, तो इसी तरह अगर कोयटा में भी आ जाए तो कोई यानी आपने लोगों को लेके आना है ना, गाड़ियों में बिठा के लाना है, खाना खिलाना है, लोग सैर करने आ जाएंगे, क्या खुश वो हो आपसे तो नहीं ठीक। आ रहे। अच्छा, आप जरा थोड़ा सा वो जज अपना जो आज का इंटरव्यू है उससे पहले मैं चाहता हूँ जरा थोड़ा सा ये जो फैटफ वाला मामला हुआ है, और उसमें मैं आज देख रहा था शाहीन भाई के, अब इतनी आग लगी हुई थी इंडियन मीडिया में, जी और जी। इतनी उनकी ख्वाहिश और कोशिश थी, सवाल पूछ पूछ के उन्होंने ताबड़तोड़ किस्म के सवाल पूछे कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दें, किसी तरीके से पाकिस्तान कब तक हो जाएगा ब्लैक लिस्ट में शामिल। तो ये उनकी ख्वाहिशात और पाकिस्तान के मुतालिक इस तरह का फैसला ना, उसको कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए ये तो एक बेवकूफी की बात थी कि जब फैटफ ने हमें 40 पॉइंट्स की लिस्ट दी थी कि जी आपने ये इम्प्रूवमेंट करनी है, हाँ जी, मगर उस वक्त भी हमारे पास इतने वोट थे कि आप ग्रे लिस्ट में रहे, आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला उन्होंने। फिर जब टाइम दिया गया और उसके बाद हमने बेशुमार चीजों में कंप्लायंस की। उन्होंने कहा कि जी 2 चीजों में तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए, टोटल कंप्लायंस हो गई। कुछ 15-20 जो पॉइंट थे उसमें पार्शियल कंप्लायंस हुई है। 5 या 6 ऐसे थे कि जिसमें उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं हुआ। तो मतलब है कि इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर आप परसेंटेज में ले लें तो आप 1 to 10, अगर पहले हम 2 पे थे तो अब हम 5-6 पे आ गए। अगर उनका थ्रेश होल्ड 7 या 8 है तो अभी हम 1-2 पॉइंट पीछे हैं, लेकिन ये कि हमने इम्प्रूवमेंट किया। अब इम्प्रूवमेंट सब मानते हैं कि जी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उस इम्प्रूवमेंट के बावजूद अगर आप कहें कि जी आपको ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे, क्योंकि ये तो बेवकूफी की बात है, ये तो मुमकिन था नहीं। अब ये कि मजीद टाइम है आपके पास फरवरी तक, जो बाकी चीजें करनी है वो आप करेंगे और कर लेंगे आप तो बिल्कुल आपको भी नहीं। अब ब्लैक लिस्ट में तो आप नहीं जा सकते, लेकिन ग्रे लिस्ट में आप रहेंगे। आपने जो काम करने हैं वो करके दिखा दें तो आप फिर क्लियर हो जाएंगे। और ठीक ये है। इंडिया अच्छा वाले जी, शोर मचाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने कोई फर्क नहीं। अपने ऑडियंस के लिए वो करते हैं। ठीक है। वो तो उन्होंने पाकिस्तान में वॉर करा दी थी। अब पता नहीं उनकी जो CNN वालों से पूछा जाएगा जी अब वो वॉर किधर है, क्या हो रहा है आजकल। वो एक दिन में खत्म भी होगी। पता नहीं खत्म हुई है, उनके जहन में चल रही होगी, चलाते रहे। अच्छा शाह भाई, एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, जो आज इंटरव्यू है इमरान का, वो उसको आप किस तरह देख रहे हैं, और खास तौर पे उसकी टाइमिंग, कि उधर से ये हुआ फैटफ का मामला था, उधर से ये मामला इनके अपोजिशन के चल रहे हैं, और किस तरह टेक ऑन कर रहे हैं अपोजिशन को। क्या आपको उनके अंदर कॉन्फिडेंस उसी तरह पहले जैसा लग रहा है, या थोड़े से आप शेकी देख रहे हैं? किस तरह देखा आज आपने इंटरव्यू जो था? नहीं, उनका इंटरव्यू जो था आज बड़ा टाइमली था। मेरा ख्याल है कि काफी लोग शोर मचा रहे थे 2-4 दिन से कि जी फेडरल गवर्नमेंट कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोल रहे, खासकर ये सफदर साहब के वाकये पे बिल्कुल ही खामोशी क्यों है। तो उन्होंने आज खुल के बैठ के कहा जी आओ बैठ के जो पूछना है पूछो और बात करते हैं। और की उन्होंने बड़ी, मुझे कोई कॉन्फिडेंस में कमी नजर नहीं आई। वो बिल्कुल अपनी लाइन पे, ट्रैक पे बिल्कुल ठीक उसी जगह खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे, और ठीक। कॉन्फिडेंट भी है। और मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बात पे नजर आया कि अब वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं, जो कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी फौज के बारे में करते हुए घबराता था पहले। हाँ, अच्छा, ठीक। उस उसमें कुछ लोग तो उसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं जैसे ये बातें उन्होंने करके अपने जो रिलेशन है फौज से वो उसमें को नुकसान पहुंचा दिया या पहुंच सकता है। यानी यानी एक सफे वाली बात नहीं है। एक सफे पे उन्होंने कहा कि जी ये कहते हैं एक सफे पे, लेकिन ये बातें जो कर रहे हैं इससे वो सफे में कोई लकीर उकीर पड़ जाएगी। कुछ लोगों ने कहा ये, ठीक। मगर मेरे ख्याल में ये इस तरह नहीं है। ये मेरा ख्याल है इंडिकेट ये करता है कि जब प्राइम मिनिस्टर इतने कॉन्फिडेंट है, उनके अपने रिलेशन जो है, उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि जी मुझसे जनरल बाजवा साहब अक्सर ये कहते हैं कि जी मुझसे कौन आया मिलने आया और क्या कहने आया। तो एक उनकी आपस में एक इंटरेक्शन जो है उनका, वो बड़ा एक कॉन्फिडेंस का और बड़ा म्यूचुअल वो यानी एक दूसरे पर कम्युनिकेशन ट्रस्ट अच्छी है। ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। ठीक। उस ठीक। ये रिलेशनशिप अगर है तो प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल है इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो पब्लिकली वो कह रहे हैं कि जी मैं, ये जनरल बाजवा साहब ने अच्छा नहीं किया अगर किसी से मुलाकात की है, क्योंकि उनको पता है कि इस बात से कोई वो नाराज नहीं होंगे और ठीक। कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर अगर किसी को खतरा हो कि मैं अगर कोई बात कर दूं तो वो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो जरा फिर सोच समझ के बात करता है। हाँ। अगर ऐसी बात वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि इससे कोई गड़बड़ नहीं होगी और कोई बुरा नहीं मानेंगे। और ये बात शायद उन्होंने प्राइवेटली भी की है और उन्होंने बल्कि माना भी हो कि हाँ हो सकता है कि ये आप ठीक कहते हो, लेकिन ठीक है अगर वैसे उनसे। वैसे तो खैर इमरान का स्टैंड भी शुरू से यही था ना, कि इन लोगों से बात करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो देखिए आज उन्होंने बड़े जोर देके ये कहा हाँ। कि मैं हर इश्यू पे उनसे बात करने को तैयार हूं, सिवाय एक इश्यू कि NRO नहीं दूंगा। मतलब ये उन्होंने बिल्कुल कहा। अब इन लोगों का और कोई दुनिया में इश्यू ही नहीं है सिवाय इसके कि जी हमारे केसेस खत्म कर दो बस और हमारी हाँ। जान छोड़ दो।
तो ये जो डिस्कनेक्ट जो है ना, ये वो किसी और चीज पे बात नहीं करना चाहते, ना वो फाटा पे बात करना चाहते हैं। फाटा की वो बात करते हैं, अगर वो करते हैं तो वो फिर जब वक्त आता है असेंबली में तो फिर वो वोट दे के आ जाते हैं, क्योंकि वो इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर खड़े होके वो कहे कि जी हम नहीं देते वोट। तो उनके यहाँ तो मतलब है कि बहुत सारी कमजोरियां है ना, वो तो अब जाहिर है जब चोर पकड़ा जाए तो फिर वो कहाँ तक लड़ता है, वही नहीं। और अच्छा, ये जो इस वक्त जो उन्होंने इसी इंटरव्यू में ये बात की कि मुझे अगर इंग्लैंड भी जाना पड़ा तो मैं इनको वापस लाने के लिए जाऊंगा, तो ये कहाँ तक मीनिंगफुल है बात के? अगर वो जाएंगे, जाहिर है उनके वहाँ पे पुराने रिलेशंस भी हैं, उनके ताल्लुकात हैं, बोरिस जॉनसन का नाम लिया उन्होंने, तो कितना करीने क्यास लगता है आपको? देखिए, ये तो एक जाहिर है इंटेंशन इंटेंशन वो अपनी शो कर रहे हैं कि जी मैं हर वो काम करने की कोशिश करूंगा जो मुझसे हो सकता है, जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसको कह लें आप, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि मैं उनको बुलाऊंगा, लाऊंगा, खुद भी जाऊंगा, उनसे बात भी करूंगा, वो ठीक है। लेकिन उनका लाना और उनका आना ये एक दो गवर्नमेंट्स के दरमियान, मतलब है कि एक मेजर पॉलिटिकल एग्रीमेंट होगा तब वो आएंगे। और वैसे नहीं आ वो होगा इस बेसिस पे कि अगर आप गिव एंड टेक की बेसिस पे, सकता। अगर यूके गवर्नमेंट को पाकिस्तान से कोई ऐसा काम करवाना है और कोई ऐसी डिमांड उन्होंने रखी है कि जी पाकिस्तान के हाथ में एक लीवर है जिसको वो यूज करे कि जी ठीक है हम आपका ये काम करते हैं, आप हमारा ये काम करें, इनको हमारे हवाले करें, जैसा कि होता है। यानी दुबई में या यूएई में पाकिस्तानी फौज पुलिस जाके वहां से उजैर बलोच को पकड़ के ले आती, यानी क्योंकि उनका म्यूचुअल इतनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों गवर्नमेंट्स की। कोई ट्रीटी है या नहीं है, लॉ है या नहीं है, जो उसको वो कोई यानी नहीं करता। इन चीजों में मैटर नहीं करता। वो देखते हैं कि जी पाकिस्तान की फौज ने अगर कहा है, पाकिस्तानी फौज पे अगर अरब जो है वो इतने डिपेंडेंट है, जब फौज कहती है कि जी देखिए मुझे ये बंदा चाहिए, वो कहते हैं जी ठीक। आओ, फिर आके पकड़ के खुद ही ले जाओ, और वो दे देते हैं और वो आ जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन कोई यूके गवर्नमेंट से डेवलप होती है कि जी हम पाकिस्तान और यूके के दरमियान कोई ऐसा इश्यू है जिसपे पाकिस्तान ने कुछ उनको देना है, तो वो उसके अगेंस्ट मांग सकते हैं। और वो फिर उसमें कोई लीगल इश्यू नहीं है, वो डिपोर्टेशन में कर सकते हैं या किसी और इश्यू में कर सकते हैं, जो भी तरीका निकालें वो निकल सकता है। लेकिन ये कि इट हैज टू बी ए मेजर पॉलिटिकल डिसीजन बाय बोथ द गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बगैर अगर आप लीगल जाए, इमिग्रेशन की वायलेशन हो गई या ये हो गया वो हो गया, उस पर मेरा ख्याल है मर्डर तक हो गया, अल्ताफ हुसैन वहीं बैठे हुए हैं, बाकी सब हाँ, लोग वहीं नहीं। बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होता तो जब आपके तक। ख्याल में वैसे वैसे इमरान साहब को इस हद तक जाना चाहिए उनको वापस लाने के लिए, क्योंकि वो तो अब एक ऐसा परिंदा है जो इनके हाथ से निकल गया, उड़ गया, और उसको किसी और ने काबू कर लिया हुआ है। तो अब उनको वहां से लाना, ये किस तरह आप समझते हैं करना चाहिए? सबको पता है कि उनका लाना बहुत मुश्किल है, हाँ। मगर एज ए पॉलिटिकल पोजीशन, गवर्नमेंट की पोजीशन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पोजीशन ये बिल्कुल होनी चाहिए कि जी हम उनको लाना चाहते हैं और वी विल गो टू एनी लेंथ। और ये बिल्कुल ठीक पोजीशन है, आप वो ला सकते हैं, ना ला सकेंगे तो बात की बात है। लेकिन ये कि उन्होंने ये थोड़ी कहा कि जी मैं अगर नहीं लाया तो मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। मगर ये कि ही विल ट्राई और करें। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर आप उनको ले भी आएंगे तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर इतनी जान नहीं है कि वो इस तरह के लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए कई लोगों ने कहा था इनसे, इमरान खान साहब से भी कहा था कि जी इनको जाने दें, जान छुड़ाएं इनसे, ये वहां जाएं तो हमारे यहाँ कुछ हालात बेहतर हो, हम अपना काम कर सकें। और और उसी बेसिस पे वो सारा फिर वो एक एक फैक्टर मेरा ख्याल है ये भी था, उनकी बीमारी भी थी, ठीक है, जो उनकी रिपोर्ट बनाई गई है, जो कुछ भी प्रेजेंट किया गया, झूठा सच्चा जो भी था, मगर एक वजह ये भी थी कि यार यहाँ से खस कम जहां पाक निकले, यहाँ से तो हमारी यानी इनसे जान छूटे। हाँ। तो ये बिल्कुल एक आर्गुमेंट आएगा अगर ये वाकई सीरियसली कोई उनके वापस आने की बात हुई। यार उनको बुला के मुसीबत अपने घर, फिर तुमने अपने गले में मुसीबत डालनी है क्या कि उनको जेल में डॉक्टर को भेजो और जेल में एम्बुलेंस भेजो, फिर वो रिपोर्ट आ रही है और प्लेटलेट कम हो गए और इधर भेजो उधर भेजो, कभी रोज ड्रामा चलेगा।
और रोज ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, तो ये तो तुम्हारे लिए एक और मजीद सरदर्द हो जाएगा। तो ये बात, और ये जो ब्रेकिंग न्यूज चलाने वाले हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि इनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट को देखें। हम जो चाहते हैं ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं और उसके ऊपर फिर सारा सारा दिन हम चर्न अराउंड करते रहते हैं। सर अब 3-4 स्पेशल असिस्टेंट तो प्राइम मिनिस्टर साहब ला चुके हैं और फिर वो जा चुके हैं, और मसला ये काबू नहीं आ रहा। आपने देखा होगा 3-4 के तो नाम मुझे याद है, शायद और भी लोग उस टीम में होंगे जो कि सारे मीडिया को हैंडल करते हैं, मगर मीडिया हैंडल मतलब पूरी उस तरह नहीं हो रहा। और वो मेरे ख्याल है इमरान खान साहब ने आज भी ये बात की, अपने इंटरव्यू में भी कहा कि जी हम उनको उस तरह से पैसे और वो नहीं दे सकते जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट देती थी। वो तो मुंह खोल देते थे और हर चीज का, तो मीडिया को बस ठीक है, उनका खाना पीना चल रहा है, उन्हें क्या फिक्र है कि ये क्या हो रहा है पीछे से। तो हम वो नहीं कर सकते उस तरह, और ये मीडिया को समझना चाहिए और समझना पड़ेगा। और इसकी वजह से एक और अच्छा फायदा होगा कि जो मीडिया अपने पांव पे नहीं खड़ा हो सकता, उसको फिर खड़ा होने की जरूरत नहीं है, उसको फिर जाना चाहिए। वहां पे जाना चाहिए, सही बात। एज ए बिजनेस एंटिटी, जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच सकती और अपना आपको ब्रेक इवन नहीं कर सकती या अपने आप खड़ा सकती या प्रॉफिट नहीं कर सकती, तो उसको आप जबरदस्ती खड़ा करें। क्यों खड़ा करें भाई? आपने चैनल एक बना लिया है और आप में हिम्मत नहीं है कि खड़े रहे, तो आप जाएं, बंद कर दें उसको। मैंने कहा था आपसे कि आप चैनल बनाए और आपको जिंदा रखना मेरा काम है। ये कौन सी लॉजिक है? ये तो कोई लॉजिक नहीं है। तो इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी कहां से आ जाती है? क्योंकि जैसे ही आपके ये बात करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन की बात नहीं है भाई। अगर चैनल मर रहा है और अपनी वजह से मर रहा है, अपनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, लोग नहीं देखते उसको, एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, तो गवर्नमेंट का काम है कि उसको एडवर्टाइजमेंट दे के जिंदा रखे। क्यों भाई? जो अच्छे चैनल है वो चलेंगे, खुद अपने जोर पे चलेंगे और चल रहे हैं। और हर दुनिया में हर जगह ये होता है। बेशुमार अखबार जो है वो आए और 100 साल के बाद बंद हो गए क्योंकि वो नहीं सस्टेन कर सके अपने आप को। तो ये तो एक बिजनेस है, ये कोई मतलब वो सर पे आपके को फर्ज तो नहीं है कि मैंने चैनल खोल दिया था और आपने मुझे हमेशा के लिए प्रोवाइड करना है और मैं मजे करता रहूंगा। ये तो कोई बात नहीं। सही बात। अच्छा, एक चीज आखिर में मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जरा उस पर भी कमेंट कर दें कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि मेरे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो इकोनॉमी है और उसी पे मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन उसी के ऊपर मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा उनका जो वीक पॉइंट है वही है। तो इसमें उन्हें आप क्या मशवरा देंगे, क्या करें? क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा ऑन ग्राउंड जो है टिकल डाउन नहीं हो सका है। देखिए, दो चीजें इसमें अलग अलग है। एक तो ये कि जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस वो ले रहे हैं और लिए हैं उन्होंने, वो बहुत अच्छे हैं और ठीक है। मसलन उन्होंने आज अपने इंटरव्यू में बताया कि जी मैं लाहौर के करीब रावी सिटी बना रहा हूं, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसी तरह कराची में जो आइलैंड्स हैं, बंदर आइलैंड्स है या जो जजीरे हैं, उनको मैं 40-50 बिलियन का प्रोजेक्ट होगा। मगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी इन चीजों में जब तक कि आप ये जो फाटअप वगैरह और इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि फाटअप का जो एक तलवार लटक रही है आप पे, बहुत बड़ी, वो इन्वेस्टर तो वो अपने पैसे नहीं लाएगा कि कल को अगर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया या ब्लैक उसमें डाल दिया तो उसके तो पैसे गए। तो इसलिए इन चीजों से निकलना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और किया भी है। शायद अगले 2-4 महीनों में ये निकल भी जाए। तो एक तो ये कि उन्होंने मैक्रो लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स है वो तो कह रहे हैं। अब उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल भी दी थी कि जी सीमेंट की जो सेल हुई है वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हुई है पिछले महीने या 1-2 महीनों में। इसी तरह उन्होंने कहा कि जी मोटरसाइकिल्स की सेल जो है इतनी ज्यादा हुई है कि जी कभी नहीं हुई। तो लोगों के पास पैसे हैं, लोग खर्च भी कर रहे हैं और लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और इंडस्ट्री चल रही है। मगर ये कि जो नीचे लेवल पे जो सेकंड लेवल जो है वो ये है महंगाई का और इन्फ्लेशन का, और इस पे इनको ब्यूरोक्रेसी से बिल्कुल मदद नहीं मिल रही। और जो माफिया जो बने हुए हैं, अब उन्होंने तो नाम लेके शुगर माफिया और शुगर वालों का नाम लेके बातें की प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जी इस लेवल पे अपना रेट ऑफ द गवर्नमेंट और कंट्रोल करें कि जी जो आप कहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। लेकिन शाहीन भाई, एक चीज जो आपने ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया,
ये हम शुरू से जब से इमरान आए हैं हम सुन रहे हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। ये तो फिर नाकामी है इनकी कि ब्यूरोक्रेसी काबू नहीं आ रही। ये क्या बात है कि ब्यूरोक्रेसी आपसे काबू नहीं आ रही? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ना, पंजाब में कितने चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं, कितने आईजी हाँ, बदल चुके हैं, और ये ट्राई करते हैं लाके, वो रिजल्ट नहीं आता 2-3 महीनों में, तो फिर उनको हटाना पड़ता है। अब इसमें मेरा ख्याल है कुछ इनको डीपली सोचना पड़ेगा कि जी किस तरीके से काबू किया जाए, क्योंकि इनके जो अपना टीम है, जो हाँ, प्राइम मिनिस्टर की टीम है, अपने जो सबसे बड़े सेक्रेटरी जो इनके पर्सनल जो वो होते आजम हैं, खान। वो हैं जाजेब साहब और अरबाब साहब, अच्छा, वो पंजाब वाले। जो जिनको मतलब है, जो इनकी मेन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की टीम जो है ना। वो तो आजम खान है ना जी, इनका जो प्रिंसिपल स्टाफ वो है। अच्छा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है इनके, हाँ, आजम खान। आजम खान साहब जी, बिल्कुल ठीक। तो ये इन लोगों से भी पूछना चाहिए कि जी इतने 2 साल हो गए आप यहाँ बैठे हैं, तो ये क्यों आपके काबू में नहीं आ रही। कई लोग कहते हैं कि जी आजम खान साहब जो है वो, उनका तजुर्बा नहीं है पंजाब ब्यूरोक्रेसी से हैंडल करने का, क्योंकि वो रहे हैं वो पेशावर केपीके में, में रहे। केपीके में उन्होंने किया है। वहां पे छोटा एक सूबा है, मसाइल डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने का डिफरेंट तरीका है। यहाँ पे कोई सीजन गाग किस्म का पंजाबी जो है ना, हाँ, वो हाँ, आप लाके बैठाएं जिसको सब पता हो कि कौन कौन क्या क्या है, और जो जिसकी बात को कोई ठीक आ, बात। वो ना कर सके। वैल्यू दे। तो ये मसले हैं इनके। अभी मतलब है कि वो टीम पूरी तरह उस तरीके से जेल नहीं हुई है, और मेरा ख्याल है वो कोशिश कर रहे हैं, मगर ये कि करना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर यही एक समझ रहा सबसे बड़ा उनका मसला है। वो बल्कि आज के इंटरव्यू को अगर आप देखें तो कहते हैं मेरा हूँ। हाँ, रात को मुझे नींद नहीं आती, सिवाय इस वजह से कि जी महंगाई इतनी है आम लोगों को। तो ये एक इशू है गवर्नमेंट। उनका, बिल्कुल इस पे उन्होंने पूरी फोकस करना है, और पूरी, मगर ये जो पॉलिटिकल उनके इर्द गिर्द इशू है ये भी चलते रहेंगे, लेकिन असली काम वो है करने का। असली काम वही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शाहीन साहब भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक और यू वेरी अल्लाह करे कि बाय द नेक्स्ट वीक जब हम दोबारा बात कर रहे हों तो उस वक्त तक हालात में कुछ बेहतरी आ चुकी भी हो मच। और देखते हैं मजीद अच्छी खबरें तारीख हमें आएगी, मिल सके। तो भी देखेंगे, और आगे अभी बहुत सारी आएंगी। जब फिर यहाँ का इलेक्शन आ जाएगा तो फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या हाँ, वो तो आज हमने बात ही नहीं की, लेकिन चलें नेक्स्ट वीक हम उसके ऊपर क्या जरूर करेंगे और उस चल तक इंशाल्लाह करीब आ चुका होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।